नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं दोपहर का दंगल। दोपहर के दंगल में हम बात करेंगे श्रम कानूनों में छूट की। जी हाँ, श्रम कानूनों में छूट अगर आजकल कोई चर्चा में है तो वो है श्रमिक है। करोड़ों श्रमिक परेशान हैं, श्रमिक सड़कों पर हैं और उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। हालांकि देश के प्रधानमंत्री ने कल जब देश को संबोधित किया तो उसमें श्रमिकों का भी की चर्चा की, उनका जिक्र भी किया। लेकिन जो कानून बनाए गए हैं उसको लेकर के पूरे देश में हो हल्ला मचा हुआ है। पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन लेबर पर ने भी 8 राज्यों को नोटिस जारी कर दिया है और नोटिस जारी करके पूछा है कि आपने ये जो नियम कायदे कानून बनाए हैं उसका जवाब दीजिए। आपको बताते चले कि 8 राज्यों ने श्रमिकों के कानून में बदलाव करते हुए उनके काम के घंटे 8 घंटे से बढ़ा करके 12 घंटे कर दिए थे। इसमें कांग्रेस शासित प्रदेश भी हैं और भाजपा शासित प्रदेश भी हैं, हरियाणा भी है, अगर तो उत्तर प्रदेश भी है और साथ साथ में पंजाब भी है, गुजरात भी है, महाराष्ट्र भी है जहां कांग्रेस की सरकार है। तो कुल मिलाकर के सारे राज्य यही चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री उनके पास में आए और इसीलिए उन्होंने कानून में संशोधन किया, रिलैक्सेशन दिया जिससे कि श्रम कानूनों में संशोधन के तहत ये इंडस्ट्री यहाँ पर उनके आ सकती है। लेकिन इसको लेकर के जो हंगामा मचा और आरएसएस की जो संस्था है भारतीय मजदूर संघ, उसने भी जमकर इस पर आवाज उठाई और अंत में इसको लेकर के उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है। यूपी की सरकार ने उस अध्यादेश में 2 नए संशोधन कर दिए हैं। ये उत्तर प्रदेश के श्रमिकों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है हम कह सकते हैं, क्योंकि अब यूपी के मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि जो नई फैक्ट्री लगेगी या जो नए श्रमिक अपॉइंट किए जाएंगे उन पर ही ये कानून लागू होगा। यानी कि जो पुरानी फैक्ट्रियां हैं जहां पर पुराने श्रमिक काम कर रहे हैं उन पर ये नियम कायदे कानून लागू नहीं होंगे। इसको कैबिनेट से पास करके इसे राज्यपाल को भेज दिया गया है और जब नया अध्यादेश आएगा तो ये संशोधन उसमें लागू हो जाएंगे। लेकिन अभी सवाल वही खड़ा हुआ है, क्योंकि जो पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन लेबर है उसने जो सवाल पूछा है कि आखिर आपने जो नियम कायदे कानून बनाए हैं उसका क्या आपने विधानसभा से इसको पारित कराया, क्योंकि विधानसभा में पारित कराना भी जरूरी है। हालांकि अभी कैबिनेट से ये सारा पास करा लिया गया है, कैबिनेट बाय सर्कुलेशन इसको पास कराया गया है और अध्यादेश इसको बनाया गया है। नियम कायदे कानूनों के मुताबिक हम इसको बाद में बिल ला करके विधानसभा में पास कराया जा सकता है। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश के श्रमिकों के लिए 2 बहुत अच्छी खबर है और वो खबर यही है कि अब नए श्रमिकों पर ही ये कानून लागू होगा और नए फैक्ट्रियों पर ही ये कानून लागू होगा। इसी पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ में खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे हम आपका परिचय भी कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। जरा ये रिपोर्ट देखिए, फिर उसके बाद चर्चा करेंगे। कोरोना संकट से निपटने के लिए देश भर में लगाए लॉकडाउन को करीब 50 दिन हो चुके हैं। लॉकडाउन की वजह से उद्योग धंधे ठप हो चुके हैं, जिससे देश और राज्य अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। इस बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सूबे में औद्योगिक इकाइयों, प्रतिष्ठानों और कारखानों को 3 साल के लिए श्रम कानूनों में छूट दे दी है। एक और जहां यूपी सरकार इस छूट को श्रमिकों के हित में बता रही है, तो विपक्ष ने इसका विरोध किया। तो अब यूपी सरकार विपक्ष के वार की काट खोज ली है। यूपी सरकार ने उद्योगों और फैक्ट्रियों में काम करने वाले श्रमिकों के हितों की सुरक्षा के कदम उठाते हुए श्रम कानून के प्रस्तावित अध्यादेश में 2 महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। कैबिनेट बाय सर्कुलेशन निर्णय के बाद प्रस्ताव को मंजूरी के लिए राज्यपाल को भेज दिया गया है।
केंद्र सरकार की सहमति के बाद यह अध्यादेश लागू हो सकेगा। प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के चुनिंदा श्रम कानूनों से अस्थायी छूट का अध्यादेश 2020 को पिछले दिनों मंजूरी दी थी, लेकिन इस फैसले को श्रमिक विरोधी बताया जाने लगा था। अब सरकार ने श्रम कानूनों में 2 महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए हैं। पहला, श्रम कानूनों की छूट का लाभ नए उद्योगों की स्थापना और वर्तमान उद्योगों में नए कर्मचारियों की भर्ती पर ही होगा। दूसरा, प्रस्तावित अध्यादेश अधिसूचना जारी होने की तारीख से 3 साल के लिए लागू होगा। इससे उद्योगों, कारखानों में कार्यरत मौजूदा श्रमिकों के हितों की रक्षा हो सकेगी। उत्तर प्रदेश में इस समय 38 श्रम अधिनियम लागू हैं। प्रस्तावित अध्यादेश में प्रदेश में लगने वाले नए कारखानों और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े अधिष्ठानों को प्रदेश में लागू श्रम अधिनियमों और पुरानी इकाइयों में रखे जाने वाले नए कामगारों को इन कानूनों से छूट दी गई है। लिहाजा पुरानी औद्योगिक इकाइयों के कामगार पुरानी सेवा शर्तों के तहत काम करेंगे। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। जी हाँ, तो उत्तर कम से कम यूपी के श्रमिकों को मिल गई है राहत, ये बड़ी बात है। अब अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ में अमित त्रिपाठी जुड़े हुए, भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता है। स्वागत है आपका अमित आपका। शैलेश कृष्ण हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष हैं ट्रेड यूनियन के, आपका भी स्वागत है शैलेश जी। सुरेश यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और कानपुर स्टूडियो से हमारे साथ कांग्रेस के पवन गुप्ता जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और अब से कुछ देर बाद एक और खास मेहमान हमसे जुड़ेंगे, और जब वो जुड़ेंगे तो हम उनसे आपका परिचय जरूर करवाएंगे। अमित त्रिपाठी का रुख करेंगे। अमित, क्या लगता है कि अंत में सरकार को कदम खींचना पड़ा और श्रमिकों के हित में वो कदम बढ़ाने पड़े हैं? देखिए प्रदीप जी, मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा, जो कल आपने बजट जो राहत पैकेज का ऐलान हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया, और उसमें विशेष जो श्रमिक मजदूरों की लगातार वो बात करते गए, बार बार श्रमिकों का जो जिस तरीके से उन्होंने नाम लिया, वो दर्शाता है कि हमारे मजदूर भाई, हमारे निम्न स्तर के जो लोगों की कितनी चिंता हमारी सरकार को है। उसी को देखते हुए आप देख रहे हैं कि प्रदेश से पीछे हटने की बात नहीं प्रदीप जी, आपने इससे पहले भी चर्चा करी थी इस मुद्दे पर। मैंने उस समय भी आपसे कहा था कि सरकार लगातार चिंता करेगी। देखिए, जब कोई नया कानून आता है तो हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल रहने की गुंजाइश होती है। आपने कहा था कि क्या कानून बन गया, इसमें कुछ बदलाव होगा। मैंने तब भी आपसे कहा था कि सरकार इसका तोड़ निकालने की होगा। आज आपके माध्यम से अब मैं भी देख रहा हूं, ये एक अच्छी खबर है। और मैं एक चीज और बताना चाहता हूं प्रदीप जी, किसी भी तरीके से कोई भी हितों को मार के सरकार कोई भी कदम नहीं उठाएगी, क्योंकि यही आज हमारे प्रधानमंत्री ने जो आत्मनिर्भर अभियान चलाया है देश के लिए, उसका ये मजबूत आधार है ये हमारे श्रमिक मजदूर भाई। तो इसलिए आप भी जिस तरीके से अपनी चिंता जाहिर की है, तो उसको भी सरकार ने सुना है। मजदूरों की भी चिंता को लगातार सरकार सुन रही है, और प्रदेश की योगी सरकार भी 50 लाख मजदूरों को रोज मनरेगा से जोड़ने भी जा रही है। आप देख रहे हैं कि मजदूरों को जिस तरीके से बाहर से यहाँ पे प्रवासी मजदूरों को यहाँ भी लाया जा रहा है, वो भी एक सराहनीय कदम है, और सरकार लगातार चिंता कर रही है, और बहुत ही सराहनीय कदम है, स्वागत योग्य कदम है, इसकी सबको सराहना करनी चाहिए। शैलेश जी, क्या लगता है कि राहत मिल गई है श्रमिकों को? सरकार ने जो कदम उठाया है वाकई वो सराहनीय कदम है, लेकिन सर कदम तो सरकार बहुत से उठाती है श्रमिकों के लिए। इससे पहले भी जो हमारा श्रमिक जो है जो नियम बना हुआ था, उसके तहत सर एक बार भी श्रम नियमों का पालन नहीं किया जाता है। सर कदम उठाना एक अलग बात है, धरातल पर सर कोई चीज नहीं आ पाती है, ये एक बहुत ही निंदनीय है कि धरातल पर क्यों नहीं आ पाती है। आखिर नीचे के लोग इसको क्यों नहीं लागू करना चाहते हैं? हम ये कहते हैं कोई भी कानून अगर लागू किया जाए तो उसको सख्ती से लागू किया जाए, कि अगर वो नहीं पालन किया जाए तो जो भी उससे जुड़े हुए लोग हैं उनको तुरंत दंड दिया जाए। तो हम ये चाहते हैं कि जो भी लागू करा जाए, इससे पहले भी लागू किया, आज तक मिनिमम वेज जो है आज तक श्रमिक को कभी नहीं मिल पाया, उनका ESI कभी हो नहीं पाया, उनका EPF कभी हो नहीं पाया, वो खाली गुलाम की तरह काम करते हैं। सर मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार जो भी लागू करे सख्ती से लागू करे, और उसका लाभ जो है धरातल के लोगों को मिले। लागू करना और उनको मिलना सर दोनों जमीन आसमान का अंतर है। इस पे सख्ती से जो है सरकार को जो है कदम उठाने की जरूरत है। चलिए सुरेश जी, हम कह सकते हैं कि श्रमिकों के लिए जो एक खराब कानून बना था
उसमें अंततः संशोधन कर दिया गया है। और ये एक अच्छी खबर है कि कम से कम अब सरकार चिंता कर रही है कि नहीं, पुराने लोगों पर नहीं लागू होगा, नए लोगों पर ही लागू होगा। प्रदीप जी, सरकार के सामने भी समस्या थी लेबर को लेकर के, और श्रमिकों की जहाँ तक बात की जाए और श्रम कानून की बात की जाए तो प्रदीप जी ये निश्चित रूप से आप जान लीजिए कि लेबर एक्ट इतना पुराना है जिसमें बीच बीच में तमाम बार संशोधन किए, उनके हितों को लेकर के तमाम आयोग बने, ट्रिब्यूनल बनी, उनकी फैसिलिटी के लिए ध्यान दिया गया। लेकिन आज स्थिति यह है कि तमाम कंपनियां जो है वो श्रमिकों के हितों का जो है ध्यान नहीं रखती है। आज अगर उनका ध्यान रखती तो निश्चित रूप से प्रदीप जी आप जान लीजिए कि जो आज लॉकडाउन 2 से और लॉकडाउन 3 और लॉकडाउन 4 आने वाला है, ये स्थिति भगदड़ जैसी ना होती, क्योंकि उनको ये लग रहा है श्रमिकों को कि हमारा भविष्य जो है अंधकारमय हो रहा है, हमारे साथ कंपनी नहीं खड़ी हुई है, हमारे साथ सरकार नहीं खड़ी हुई, जबकि सरकार, केंद्र की सरकार, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बराबर उनको धैर्य और संयम बनाए रखने का भरोसा दे रही है। लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके से सड़कों पर बाल बच्चों के साथ श्रमिक जा रहे हैं भूखे प्यासे, वो ना अब उनको रोटी रोजी चिंता है, उनको चिंता है अब घर जाने की। उनके अंदर एक ऐसा विश्वास पैदा हो गया है कि उनको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, वो श्रम कानून नहीं जान रहे हैं, वो केवल अब ये जान रहे हैं कि हमारा वतन कहाँ है। नहीं, वो ठीक है सुरेश जी, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि जो श्रम कानूनों में बदलाव किया गया था कि 8 घंटे से 12 घंटे ड्यूटी करेंगे, अब वापस वो कदम खींच लिए गए हैं। योगी जी ने कम से कम उनकी सुन ली है और के न्यूज ने भी ये मुद्दा चलाया था कि 12 घंटे और श्रमिकों के लिए न्यायित रहते होंगे। तो उनका कि नहीं, अब ये जो नियम लागू होगा वो 1000 दिनों के लिए ही होगा और इसके अलावा भी नए जो फैक्ट्री खुलेंगी उनमें ही ये नियम लागू होगा। तो कम से कम पुराने लोगों को राहत मिल गई है। प्रदीप जी ये बिल्कुल सही बात है कि पुराने लोगों को राहत तो जरूर मिल गई है, लेकिन नए लोगों के साथ भी नाइंसाफी हो गई। 10 से 12 घंटे कोई श्रमिकों के लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, उनके सामने एक चैलेंज है। 10-12 घंटे काम एक प्रकार से शोषण होगा उनके लिए। श्रम कानून को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। श्रम कानून एक होता है, पक्षपात बिल्कुल नहीं किया जाता है। जब कानून बनता है, चाहे देश का हो चाहे राज्य का हो, कानून एक जैसा होना चाहिए। इंसान में किसी तरीके का बदलाव नहीं, इंसान होता है, श्रमिक होता है। उसके साथ भले योगी सरकार ने फौरी तौर पर राहत दे दी है कि नई फैक्ट्री वालों को ही ये नया कानून लागू होगा, क्योंकि इस पे बड़ी जोरदार तरीके से इसकी आलोचना हो रही थी। पूरे संगठनों ने, मुझे लग रहा भारतीय जनता पार्टी, आपने जैसा बताया, मजदूर संघ ने भी आलोचना की, विपक्ष में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, उन लोगों ने भी आलोचना की। इसके अलावा तमाम कामगार संगठनों ने भी इसकी आलोचना की कि 8 से 10 घंटे श्रमिकों के साथ जो कानून बनाया जा रहा है वो निश्चित रूप से उनका श्रमिकों के साथ शोषण होगा। ठीक है, योगी सरकार ने सही किया, लेकिन ये उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि श्रम कानून में कि श्रमिक होता है, नया पुराना श्रमिक कुछ नहीं होता। ये आपने एक शानदार पहलू उठाया। आएंगे दोबारा से आपके पास में। हमारे साथ एनके सिंह जुड़े हुए हैं, पूर्व संयुक्त आयुक्त हैं। स्वागत है आपका एनके सिंह साहब। और आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि ये सुरेश जी कह रहे हैं कि श्रमिक होता है, पुरानों के साथ में 8 घंटा और नए के 12 घंटा, ये अन्याय होगा नए वालों के साथ में। देखिए, वर्तमान परिस्थिति एक अलग तरह की परिस्थिति है। जो कानून बनाया गया है स्वागत योग्य है, लेकिन मैं इसकी व्यावहारिकता पर प्रश्न लगाता हूँ। पहली चीज़, 12 घंटे तक किसी आदमी को लगातार काम करना ये कतई व्यवहारिक नहीं है। उस पर उत्पादकता पर फर्क पड़ता है और न ही ये उद्योगपति के हित में है और न ही श्रमिक के हित में है। उद्योगपति के हित में इसलिए नहीं है कि 12 घंटे तक न तो गुणवत्ता से काम होगा और न ही उतने समय तक कोई भी व्यक्ति काम कर सकेगा और न ही वो उसकी वेजेस दे पाएंगे। दूसरी, श्रमिक के हित में इसलिए नहीं है कि श्रमिक के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ेगा। आप दुनिया में कहीं पर भी देख लें, 8 घंटे ज़्यादा कहीं पर भी काम नहीं कराया जाता। हिंदुस्तान में गर्म देश है, यहाँ पर 8 घंटे ज़्यादा काम करना वैसे भी बहुत मुश्किल काम है। दूसरी चीज़ जो अभी संशोधन किया गया है कि ये नए उद्योगों पर ही लागू होगा। जहाँ तक नए उद्योगों का सवाल है, सबसे पहले हमें देखना होगा कि हमारे यहाँ नए उद्योग लग कितने रहे। अगर हम उठा के देख लें कि हमारे जितने MOU हुए थे निवेश गोष्ठी में, उनमें से कितने धरातल पर आए। उद्योगों की मैन्युफैक्चरिंग की जो गति है, वो हमारा जो सरकारी आंकड़ा है वो भी ये कहता है कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग गति बहुत धीमी है, यहाँ तक कि कोई प्रगति ही नहीं हो पा रही है। सर्विस सेक्टर और बिजनेस सेक्टर ही चल पा रहा है।
ऐसी दशा में श्रमिकों को उपलब्ध कराना वो और मुश्किल काम है। नए उद्योगों का लगना बहुत मुश्किल काम है। लिक्विडिटी नहीं है और श्रमिकों की उपलब्धता भी नहीं है, ज़मीन की उपलब्धता नहीं हो पा रही है वर्तमान में, तो और ज़्यादा स्थिति ख़राब है। इसलिए इस समय श्रमिक कानूनों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन का ये सही समय नहीं है। जो कानून लागू हैं उनमें थोड़ी सी हम शिथिलता तो बरत सकते हैं, लेकिन उसको और कठोरता से लागू करने पर हमारे उद्योगों के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जहाँ तक श्रमिकों का सवाल है, पुराने और नए, जो पुराने उद्योग हैं उनमें जो व्यावहारिकता में आता है उसमें ये सवाल उठता है कि नए पुराने श्रमिकों को हटा दिया और फिर पुनः नए श्रमिकों को लगा दिया तो उनके ऊपर वही लागू हो जाएगा जो नया नियम लागू किया गया है। तो इससे बड़ी विषमता भी होगी। श्रमिकों को पहले तो बेरोजगार किया जाए फिर रोजगार किया जाए, ये व्यावहारिक स्थिति है। तो इस हालत में उद्योगों पर भी कोई धनात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक और चीज है, एक और चीज है एनके सिंह साहब, एक और चीज है, कंपनियां भी वो अपना बदल देंगी, निश्चित पुरानी कंपनी खत्म करके नई कंपनी के नाम पे शुरू कर देंगी। निश्चित रूप से ऐसा ही होगा। और इस समय तो जो हमारी आर्थिक स्थिति है वो इतनी मजबूत नहीं है कि हम उद्योगों को चला पाए। इस समय उद्योग स्वतः बंद हो रहे हैं। जो उद्योगों की प्रगति है वो 0.5% से भी कम हो गई। 1.13% सरकारी आंकड़े कह रहे हैं और वो पिछले वर्ष के आंकड़े हैं जब कोरोना नहीं था। आज की स्थिति में हमें उद्योग, उद्योगपति और श्रमिक, इन सबको इन टोटलिटी हॉलिस्टिक वे में देखना चाहिए। हम श्रमिकों को अलग करके देखें, उद्योगों को अलग करके देखें, उद्योगपतियों को अलग करके देखें तो कभी भी ये सामंजस्य स्थापित नहीं होगा और हमें हमारी आर्थिक गतिविधि को बहुत ज़्यादा गति नहीं मिल पाएगी। इस पर विशेष रूप से गहन रूप से विचार करने की आवश्यकता है, तब भी हम श्रमिकों के लिए लाभकारी कुछ काम कर सकते हैं। ठीक जी, ठीक है। अमित त्रिपाठी, आपने सारे लोगों को सुना, क्या कहेंगे आप? देखिए प्रदीप जी, मैंने पहले भी कहा, आज भी कहता हूं कि समस्याएं हैं, हमारे लिए चुनौती है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। हमारे पास पहले से लाखों करोड़ों की संख्या में मजदूर थे और अब जो विभिन्न राज्यों से प्रवासी मजदूरों को हम यहाँ लेकर आए हैं, उनको भी कैसे रोजगार उपलब्ध कराएं, वो भी हमारे लिए चुनौती बना हुआ है। इसलिए सरकार लगातार जो भी उचित कदम है। अरे भाई, ये काम थोड़ी नहीं, ऐसे बात नहीं चलते त्रिपाठी, आपको स्पेसिफिक बताना पड़ेगा। ये ठीक बात है कि आप सीधे करें, सरकार काम कर रही है, लोगों को ला रही है, लाखों लोग, सब बात ठीक है, एग्रीड, वो सब बात हो गई। आपको स्पेसिफिक बताना पड़ेगा कि नए कानून नए श्रमिकों पर ये लागू होगा, पुराने श्रमिकों पर ये लागू नहीं होगा। तो नए श्रमिकों का क्या दोष है इसमें? देखिए प्रदीप जी, कोई दोष नहीं। मैंने आपसे कहा कि जो श्रमिक हैं उनकी कहीं ना कहीं सरकार चिंता करेगी। मैं आपसे पहले भी कह रहा हूं, देखिए 2 बदलाव अभी सरकार ने किए हैं, आप भी बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को लगा कि ये उनके विपरीत जा रहा है, तो सरकार ने बदलाव किया। आने वाले समय में सरकार को लगेगा तो फिर ये बदलाव होंगे। लेकिन अभी जो मौजूदा स्थिति है, जो हमारे यहाँ चुनौती है, उससे कैसे हम लोग आगे बढ़े, वो एक समस्या है प्रदीप जी। क्योंकि हमारे लिए जो जीविका है मजदूरों की, श्रमिकों की, प्रवासी मजदूरों की, उन सबके लिए हमें उन संसाधनों को तलाशना है। एक बात बताइए अमित, श्रमिकों की आजीविका को तलाशना है तो उनके 8 घंटे और 12 घंटे के काम करने से क्या होगा? 8 घंटे काम करेंगे तो दूसरे मजदूरों को और लगाया जा सकता है, उसमें आजीविका तो और अच्छी और ज्यादा लोगों को मिल जाएगी। देखिए प्रदीप जी, जैसे पिछली भी डिबेट में बात हुई थी जब हम लोगों ने मुद्दा उठाया था कि 8 घंटे तो करना ही है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप 12 घंटे ही करिए, उसमें भी कुछ प्रावधान किए गए हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, कुछ क्या प्रावधान? 1 घंटे का प्रावधान है, 1 घंटे का उनको ऑफ मिलेगा जी, 11 घंटे काम करने पड़ेंगे। क्या और प्रावधान किए गए हैं? 11 घंटे तो काम करने पड़ेंगे ना। पहले 8 घंटे में आधे घंटे की छूट मिलती थी, खाना खाने का समय मिलता था, अब 12 घंटे में 1 घंटे की छूट मिलेगी। तो प्रदीप जी, मैं वही कहना चाहता हूं कि मैं इस चीज से इनकार नहीं कर रहा हूं कि ये एक उनके लिए थोड़ा मुसीबत वाला कदम है, लेकिन ये कुछ टाइम के लिए, क्योंकि हमें समस्याओं को जो हमारे पास एकदम से आ गई उत्तर प्रदेश के ऊपर या देश के ऊपर, तो हमको सबके जीविका की इच्छा को और उनकी जीविका को संभालने की जिम्मेदारी है। उसको कैसे संभाला जाए, लगातार उस पर सरकार कदम उठा रही है। और आपने भी जो मुद्दे पहले भी उठाए थे उस पर भी सरकार ने कदम उठाते हुए, संज्ञान लेते हुए उन पर काम किया है। ठीक बात। शैलेश जी भाई बताइए, आप तो कह रहे हैं कि इस समय महामारी है, इस समय देश में सबको मिलकर लड़ना चाहिए। सर, हम जहाँ तक हमारा अपना मानना है सर, ये 12 घंटे का जो नए मजदूरों के साथ जो नियम निकाला गया है, ये बिल्कुल गलत है।
वो गलत इसलिए है कि हमारा अपना ये मानना ही है कि क्वालिटी टाइम पे हम ज्यादा विश्वास करते हैं। आप 12 की जगह 16 घंटे कर दें या 16 घंटे में उस तरीके का काम ना हो, आप 8 घंटे की जगह अगर 7 घंटे काम हो और बिल्कुल जो है सही तरीके से काम हो, अगर मजदूर लेबर जो भी है, श्रमिक है, कर्मचारी है, सही तरीके से 7 घंटे भी अगर वो काम करे तो वो काम वो 7 घंटे में कर सकता है, जो 16 घंटे में नहीं हो सकता है। और ये अनियमितता हो रही है ये कर्मचारियों के साथ। और दूसरी बात ये भी है सर कि ये जो श्रमिक है, मजदूर है, इनकी भी सर एक कैटेगरीज होती है। सरकार जो है इस चीजों को क्लियर नहीं कर रही है। अभी मैं बता दूं कि अभी कुछ महीने पहले आउटसोर्स नहीं, ये एक सरकार की बात नहीं है। उत्तर प्रदेश, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की सरकार ने तो कम से कम पुराने श्रमिकों को बचा लिया है कि जो पुराने श्रमिक काम कर रहे थे वो 8 ही घंटे काम करेंगे। तमाम दूसरे राज्यों में, पंजाब की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, गुजरात की बात करें, गोवा की बात करें, वहां तो अभी भी 12 घंटे का कानून ही लागू है। सर जो वहाँ 12 घंटे कानून है सर, उसको भी सरकार को जो है उसको बदलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि सर जी जो श्रमिक होते हैं, ये जो मजदूर होते हैं, ये एक तरीके से ठेका प्रवृत्ति में, ठेका प्रथा पे काम करते हैं। और आज तक जो है इतिहास में आप देख लीजिए कि शोषण, जो ठेकेदारी पे काम करते हैं, जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो लोग काम करते हैं, इनको किसी भी तरीके का कोई भी अधिकार ना मिल पाया है, ना भविष्य में मिल पाएगा। अगर सरकार को सही मायने में श्रमिकों के साथ, कर्मचारियों के साथ और जो है मजदूरों के साथ न्याय करना है तो स्पेसिफिक तरीके से बहुत मजबूत कानून बनाने पड़ेंगे जो श्रम नियमों के अंतर्गत आते हैं। और आए दिन मैं ये देखता हूं 40 कानून थे जिसमें से 35 को भी रद्द किया गया। 40 कानून बना देने से भी क्या फायदा जब श्रमिकों का भला नहीं होता। आप ठीक करें कि कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन करने से होगा। बिल्कुल ठीक है, आएंगे और आपके पास दोबारा से आएंगे। अब जरा एक ब्रेक का वक्त उछला, छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। और संविधान बनाते समय ये कहा गया था कि श्रमिक और उद्योग दोनों एक रेलगाड़ी के 2 पहियों की तरह हैं और दोनों पहिए जब तक अगर साथ साथ नहीं चलेंगे तब तक ये रेलगाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी। और अगर एक पहिए को ही मजबूत किया गया, दूसरे पहियों को कमजोर किया गया तो गाड़ी लड़खड़ा करके गिर जाएगी। इस बात का हमें ख्याल रखना पड़ेगा। और इस पर जो केंद्रीय जो लेबर कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी है संसद की, उसने भी जो सवाल किए उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। जुनेद अहमद, संजय विश्वकर्मा, आमिर रजा, मोहित कश्यप, मुकेश कुमार, संदीप शर्मा, संदीप गुप्ता, अनूप मिश्रा, कृष्णा, जहीर अहमद, सिद्धार्थ प्रताप सिंह, दिलदार खान, वरुण शर्मा, अजीत गिरी, गोपाल वर्णवाल, सैयद सबी अब्बास, अर्जुन देव वार्ष्णे, अमित कुमार। न्यूज़ इंडिया। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश में कम से कम यूं तो 8 राज्यों में यह नियम लागू किया गया था कि 8 घंटे से बढ़ा करके 12 घंटे तक श्रमिकों को काम करना पड़ेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने उस पर ध्यान दिया और उसके बाद अब ये घंटे जो पुराने श्रमिक हैं और पुरानी फैक्ट्रीज हैं उनके लिए 8 घंटे का नियम लागू कर दिया है। हालांकि ये नियम तब लागू होगा जब नया अध्यादेश आएगा। हालांकि इसको कैबिनेट से पास करके बाई सर्कुलेशन पास करके राज्यपाल के पास भेज दिया गया है और जब अध्यादेश नया आएगा तो उसमें संशोधित नियम भी होंगे। लेकिन अब सवाल दूसरा खड़ा हो गया है कि नए श्रमिक और पुराने श्रमिकों में भेद क्यों? ये सुरेश यादव का सवाल था, ये वरिष्ठ पत्रकार है, उनका सवाल था, उनके पास चलेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे साथ में पवन गुप्ता भी जुड़ चुके हैं कांग्रेस के, उनका रुख कर लेते हैं। पवन जी, आपका भी बहुत स्वागत है और सवाल आपसे कि आपकी जहां सरकार है, पंजाब की सरकार है और महाराष्ट्र की सरकार है, वहां भी 8 घंटे से बढ़ा करके 12 घंटे का नियम कर दिया गया है। क्यों श्रमिकों के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं आप लोग? नहीं, ऐसा नहीं है। जबकि जब ये केंद्र सरकार ने जब कानून बनाए थे श्रम के, और जिस तरह के कानून उत्तर प्रदेश में 40 तरह के कानून लागू हैं, इसमें जब कोरोना के कारण, इस संकट के कारण जब इन्होंने कानून को स्थगित करने का प्रस्ताव किया, तो हमारी जो केंद्रीय हमारी नेता हैं प्रियंका गांधी जी ने बाकायदे आके इसमें आरोप लगाया था कि मजदूर जो हैं देश के निर्माण के सबसे बड़े सहभागिता का इनका है और इनका इस समय इनको बंधक नहीं बनाया जा सकता। इस कानून से कहीं इनका शोषण ना हो, इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने फौरन अपने को संशोधित किया और 3 पुराने कानूनों को छोड़कर बाकी सब पुराने कानून नई भर्तियों पर और नई इंडस्ट्री लागू होने पर लागू किए। ये अगर हमने आवाज़ नहीं उठाई होती, अगर हमने नहीं कहा होता, कांग्रेस पार्टी ने अगर इसकी बात नहीं की होती, तो ये चेंज नहीं होता। ये आवश्यक था इस समय वर्तमान में और इसको देखते हुए उन्होंने किया। और जहाँ तक 8 से 12 घंटे की बात है, तो ये इसलिए किया गया कि वो 72 घंटे पहले 48 घंटे का समय था इनके पास, अब वो 72 घंटे कर दिया गया है और घंटों के हिसाब से श्रमिकों को उनका वेतन दिया जाएगा। ये तो जब उनको वेतन उसका मिलेगा तो उसमें कहीं उनका कहीं भी शोषण नहीं हो रहा, कहीं उनका नुकसान नहीं हो रहा है, ये मेरा कहना। पवन जी, सवाल ये है, क्या कोई आदमी 12 घंटे लगातार काम कर सकता है? ये एक बात, इसका कानून जहाँ भी पास हुए हैं राज्यों ने, जिन राज्यों ने किए, सबने उसके साथ ये भी बात की है कि उनकी मर्जी है मजदूरों की, वो उसको करें ना करें उनके ऊपर है, उसको वो उनके ऊपर बंदिश नहीं है और सप्ताह के अंदर मैक्सिमम 72 घंटे ही करेंगे, वो उससे ऊपर नहीं करेंगे। यानी जब कानून बन जाएगा तो मर्जी कहां से चलेगी? जी, कानून चलेगा कि मर्जी चलेगी? नहीं, मर्जी नहीं, जो लिमिट बनाई है उन्होंने 48 घंटे को 72 घंटे कर दिया। पहले 48 घंटे था, उसमें भी मजदूर की मंजूरी थी, अब उन्होंने उसको 72 घंटे कर दिया। तो 72 घंटे कर दिया, ठीक है, इसके भी विवाद आएंगे, बहुत से मैटर आएंगे इसमें, मगर सरकार ने जो नए कानून बनाए हैं उसमें विवादों के साथ उन्होंने इनकी अपील को भी निरस्त कर दिया है। कोई एसोसिएशन, कोई संघ इनकी बात नहीं कर पाएगा, वो भी कर दिया है। तो बहुत से अधिकार इसमें मजदूरों के हनन हुए हैं। आगे सरकार को उस पर विचार करना होगा कि इसमें कहीं शोषण ना हो। अभी उन्होंने 3 कानून के सुधार किए हैं, आगे इनको और भी सुधार करने पड़ेंगे, क्योंकि वर्तमान में जो मजदूरों का पूरे देश में हालात दिख रहे हैं, आपसे एक चीज समझना चाह रहा हूं पवन जी, क्योंकि आप बहुत वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के। जी जी, मैं आपसे एक चीज समझना चाह रहा हूं जी, आखिर इसकी जरूरत क्या पड़ी? क्या चीन में सस्ता श्रम है? इसकी जरूरत इसी ये वजह है। देखिए, वर्तमान में मैंने परसों भी आपके चैनल पे बहस हो रही थी, मैंने कहा था इस समय प्रबल संभावना है। इस संभावना में जहाँ पे चाइना अमेरिका में लड़ाई चल रही है और देश के जितने विकसित अपने विश्व के कंट्री हैं वो चाइना से दूरी बना रहे हैं, इस समय भारत के पास बहुत अच्छा मौका है इस अवसर का फायदा उठाने का।
उसके लिए जरूरी कि उद्योग धंधे ठीक से चलें, उनका व्यापार आगे सीधे बढ़े। और ये जब होगा क्योंकि हमारे यहाँ श्रम सबसे सस्ता है, और अगर जिन कंट्रियों में सब सस्ता है तो उसके लिए आप दूसरी सुविधाएं बढ़ाइए ना। नहीं है, खाली श्रमिकों को क्रश करके आप उद्योग धंधे चलाएंगे। जी नहीं, क्रश करके करना ठीक नहीं है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। इन्होंने जो कानून 3 तो बचाए वो ठीक है, समय पे उनको तनख्वाह दी जाएगी और भी संरक्षण दिया जाएगा, मगर प्रोविडेंट फंड का, ग्रेच्युटी का और यूनियन के हस्तक्षेप का और इनको ठेके पे निकालने का ये सब अधिकार नहीं दिए। इन सब का बड़ा शोषण होगा, निश्चित रूप से शोषण होगा। सरकार को इसमें विचार करना होगा, हर हालत में विचार करना होगा। हाँ, तो आप बिल्कुल बिल्कुल विचार करना होगा। ठीक है, एनके सिंह साहब के पास चलेंगे। एनके सिंह साहब, ये सुरेश यादव जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने एक बहुत शानदार सवाल उठाया कि ये नियम तो बदल दिया गया उत्तर प्रदेश में, और पवन जी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में, पंजाब में भी बदल दिया गया है कि नए श्रमिकों पर ही लागू होगा, नए फैक्ट्री पर ही लागू होगा। लेकिन क्या आपको नहीं लगता इसमें नए और पुराने श्रमिकों में भेद हो जाएगा? देखिए, निश्चित रूप से भेद हो जाएगा और ये होना भी नहीं चाहिए। जहाँ तक इसका सवाल है, सस्ते श्रम का सवाल है, हमें वर्तमान परिस्थिति में तो इसका उल्टा करना चाहिए। हमें वर्किंग आवर्स कम करके ज़्यादा रोजगार सृजन करें, ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले। जैसे यूपी सरकार के समय समस्या है, बहुत सारे प्रवासी श्रमिक आए हुए हैं, उनको कहाँ पर समायोजित करेंगे? तुरंत कोई चीज़ नहीं हुआ करती। अब उनको समायोजित करने के लिए हम 6 घंटे का समय कर दें और ज़्यादा हमें वर्किंग आवर्स मिल जाएंगे, ज़्यादा लोगों को समायोजित कर पाएंगे। इसका जहाँ तक श्रम कानूनों का प्रश्न है, श्रम कानून बहुत पुराना। एक चीज समझना चाह रहा हूँ जी, आप लंबे समय तक प्रशासन में रहे, एक चीज आपसे समझना चाह रहा हूँ, आखिर इस तरह के कानूनों की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, हमारे जो कानून है ये बहुत पुराने हैं और वर्तमान में इन कानूनों में संशोधन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो 38 कानून है, 38 कानून की आवश्यकता ही नहीं है, केवल इंटीग्रेटेड लेबर लॉ होना चाहिए। नहीं, ये जो 8 घंटे से 12 घंटे बढ़ाने की हम बात कर रहे हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्या चाइना में सस्ता लेबर है, ये कारण है क्या? मैं वो कारण समझना चाह रहा हूं कि आखिर किया क्यों गया इस तरह से। ये बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही कि ये कानून क्यों बदला गया। लेकिन जहाँ तक चाइना की ये बात कर रहे हैं कि चाइना में सस्ता लेबर नहीं, चाइना का वर्क कल्चर बिल्कुल फर्क है। वहाँ इस तरह से काम नहीं होता जैसे यहाँ पर हमने घंटे में काम करा लिया। वहाँ पर प्रोडक्शन आधारित सैलरी मिलती है जी, कोई घंटे से नहीं मिलती। इसके अलावा जो हम कर संभावनाएं व्यक्त कर रहे हैं कि जो चाइना से यहाँ आएंगे उनके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। हम बहुत सुपरफिशियल तरीके से कहते हैं कि चाइना से हमारे पास लोग आ रहे हैं। चाइना की स्थिति यह है कि इस समय वो 100% कैपेसिटी पर प्रोडक्शन कर रहे हैं। उनके यहाँ से किसी तरह की कोई शॉर्टेज नहीं है, उन्होंने अपना नॉर्मल वर्किंग शुरू कर दिया है। हम जो उम्मीद कर रहे हैं वहाँ से लोग आएंगे, उसमें से जो 26% लोग आ चुके हैं उनकी स्थिति यह है कि उनमें से ताइवान गए हैं, वियतनाम गए हैं, कोरिया गए हैं, सब जगह गए। हिंदुस्तान आने वाले लोग सिर्फ 6 हैं। अगर आप उनको काउंट कर लें, सिर्फ 6 लोग हिंदुस्तान आए। हमें विचार ये करना पड़ेगा कि वो लोग हमारे यहाँ क्यों नहीं आते हैं। इसके जो 3-4 कारण हैं जो हमारे यहाँ क्यों नहीं आते हैं। एक तो सबसे बड़ी हमारी व्यवस्था जो है, इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। नोकिया बहुत पहले, मतलब लगभग 10 साल हो गया होगा, नोकिया पूरा का पूरा अपना स्ट्रक्चर लेके हिंदुस्तान आ गए थे। उसके बाद उन्होंने यहाँ काम किया और पिछले 4-5 साल पहले उन्होंने टोटल वाइंड अप करके ये कह के हम दोबारा हिंदुस्तान कभी देखेंगे भी नहीं, वो यहाँ से चले गए। उनके ऊपर इतना बर्डन 6 साल के बाद लाद दिया गया। तो हमें अपनी व्यवस्थाएं देखनी पड़ेंगी, हमारे वर्किंग कल्चर देखना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा हम नियम कानून किस तरह से लागू करते हैं, धरती पर हम क्या लेकर आते हैं, तभी हमारे यहाँ कोई आएगा। हमारे यहाँ इस तरह से आने वाले लोग नहीं है। इसके अलावा मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कैसे इन्वेस्टमेंट लाया जाता है। ठीक है सिंह साहब, इन्वेस्टमेंट लाने के लिए हमें दूसरी तरह से काम करना पड़ेगा। ठीक है सिंह साहब, आएंगे जी, आएंगे आपके पास दोबारा से आएंगे। सुरेश जी का रुख करें। सुरेश जी, आपने बहुत शानदार सवाल उठाया कि श्रमिकों में भेद हो जाएगा, नए श्रमिक और पुराने श्रमिक, और कंपनियां, अब नए कंपनियां, पुरानी कंपनियां हैं वो अपना खत्म करके नई कंपनियां भी बना सकती हैं। प्रदीप जी, बिल्कुल सही है कि जो पुरानी कंपनियां हैं, कोई कंपनी मालिक या कोई भी पूंजीपति ये नहीं चाहता है कि हम अधिक से अधिक मुनाफा ना कमाएं। मुनाफा कमाने के चक्कर में वो श्रमिकों का शोषण अब कानून के दायरे में करेंगे। उनका वेज नहीं बढ़ा रही हैं, उनके दायरे, उनके काम करने के घंटे बढ़ गए हैं।
नहीं, वेज तो बढ़ जाएगा, उसमें कानून में दिया गया कि वेज बढ़ा करके देना पड़ेगा। लेकिन 12 घंटे सर किसी तरीके से जायज नहीं है। हम लगातार 12 घंटे काम मजदूरों से नहीं ले सकते। ये उनके साथ, उनके स्वास्थ्य के साथ, उनके परिवार के साथ, उनके साथ खिलवाड़ होगा। उनके मंसूबों पर एक प्रकार से उनके अंदर एक अविश्वास की भावना पैदा होगी। हमें तो उन्हें अब विश्वास पैदा करना है। जिस तरीके का माहौल है देश में, जिस तरीके की स्थितियां परिस्थितियां पैदा हो रही हैं, आप देख रहे हैं जगह जगह पे भगदड़ मची हुई है। देश की सरकारें उनके धैर्य और संयम की बातें कर रही हैं। अब तो उनके अंदर एक विश्वास की भावना पैदा करेंगे, उनके अंदर एक ऐसी भावना पैदा करेंगे ताकि वो हमारे देश की श्रमिक जो है वो रीढ़ है जी। और मजदूर का मतलब ये नहीं कि ईट और मतलब जो है मकान बनाने वाला ही मजदूर है। आज मजदूर के तमाम रूप हैं। आज तमाम कार्यालयों में भी लोग लेबर एक्ट के काम कर रहे हैं, चाहे वो सरकारी दफ्तर हो, चाहे वो निकाय के दफ्तर हो, चाहे नगर पंचायत के दफ्तर हो। तमाम रूपों में वो लेबर एक्ट के रूप में उन पर लेबर अधिनियम लागू है। लेकिन प्रदीप जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उनका रजिस्ट्रेशन तक नहीं करा जाता है। बिल्कुल। उनकी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए ये सही कार्ड नहीं बनाया जाता है। आप भी आप चेक करा लीजिए, श्रम कानून का होते हुए, उनके हितों का प्रावधान होते हुए कंपनियों के द्वारा मुश्किल से 10 से 15% लोगों को एक रजिस्ट्रेशन करा के फॉर्मेलिटी पूरी करा ली जाती है। बाकी पूंजीपति अपने हिसाब से मजदूरों से काम कराते हैं, कर्मचारियों से काम कराते हैं, और जो काम नहीं कर पाते हैं, जो काम नहीं करने वाले उनके मनपसंद लोग नहीं होते हैं, अगर कहीं अपने हितों की आवाज उठाते हैं तो उनको निकाल करके बाहर फेंक दिया जाता है, जैसे घर से कूड़ा निकाला जाता है। बिल्कुल, और बिल्कुल। वो कहीं नहीं जा पाते हैं क्योंकि उनका कोई आम रिकॉर्ड कुछ है ही नहीं। बिल्कुल। शैलेश जी का रुक, शैलेश जी, कम से कम पुराने लोगों को राहत मिल गई है। कानून है तो कानून अगर है तो उसका पालन भी करना पड़ेगा, और तमाम रास्ते भी है, कोर्ट भी है, तमाम रास्ते भी हैं। अगर कानून का पालन नहीं होता तो आप लोग, संगठन भी है, यूनियन भी है, आप लोग उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं ना। तो कम से कम उत्तर प्रदेश में तो राहत मिल गई ना आपको। सर, उत्तर प्रदेश में राहत मिल गई। हम भारत देश के वासी हैं और भारतीय संविधान के अनुसार हम सबको जो है हम पढ़ते हैं, उसमें देखा गया है कि हमको मौलिक अधिकार भारतीय नागरिक को मिले हुए हैं। जब मौलिक अधिकारों की बातें करते हैं तो समता समानता की बात आती है, स्वतंत्रता की बात आती है, वहाँ पर जो है बराबरी की बात आती है। लेकिन ये बराबरी हम देख रहे हैं कि बुरा समय आया है, लेकिन हम ये देख रहे हैं, मैं सुरेश यादव जी की बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ कि जहाँ पर श्रमिक एक्ट की बात आती है वहाँ पर किसी भी तरीके की कोई भी उनको सोशल सिक्योरिटी नाम की कोई चीज नहीं है। सोशल सिक्योरिटी वो समझ लीजिए जब तक वो गुलामों की तरह काम कर रहा है, अगर जरा सी भी कहीं पर भी मिसिंग कर देता है तो उसको मक्खी की तरह, दूध की मक्खी की तरह निकाल वो बात ठीक है, वो तो अलग सोशल होता रहता है। लेकिन फिलहाल कानून में जो बदलाव किया गया है कि पुराने लोगों को ये राहत मिलती रहेगी, ये एक बड़ी राहत है ना, क्योंकि ज्यादातर तो पुराने लोगों को राहत मिलती रहेगी। हम ये कहते हैं पुराने लोगों को राहत मिलने की जो बात कर रहे हैं, कंपनियां हैं, कंपनियां अपना नाम चेंज कर देंगी और नई कंपनियां जो है अपने नए नाम से जो है अपना सब इम्प्लीमेंट करने लगेगी। उसके बाद जो है वो जो कर्मचारी आएंगे उसको भी जो है नए रूल्स का फॉलो करना पड़ेगा। इसमें चेंज करने में कंपनी को ज्यादा समय नहीं लगेगा सर। तो कंपनियां नाम अपना चेंज कर देंगी। ये सरकार का जो एक फंडामेंटल जो फंड जो निकाला है सिस्टम, ये सर फ्लॉप हो सकता है। कंपनियां इसका दूसरी तरीके से प्रयोग कर सकती हैं, दूसरे तरीके से, मतलब वो रास्ते निकाल लेंगे दूसरी तरीके से प्रयोग। अमित त्रिपाठी, सवाल यह है कि केंद्र की जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है और लेबर की जो पार्लियामेंट्री कमेटी स्टैंडिंग कमेटी है, उसके जो अध्यक्ष हैं उन्होंने सारे राज्यों को एक चिट्ठी लिखी है, एक जवाब मांगा है, 2 हफ्ते का समय देकर के जवाब मांगा है कि भाई ऐसे नियम कायदे कानून क्यों बनाए गए, क्या विधानसभा से इसको पारित कराया गया है, और पहली बात तो बनाए क्यों गए हैं इस तरह से कानून। जी देखिए प्रदीप जी, मैंने आपसे पहले भी कहा शुरुआत में कि प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से कल रात में 8 बजे बार बार अपनी बात में श्रमिकों की और मजदूरों की बात की, बात प्रधानमंत्री जी के बार बार कहने से नहीं होता है, तो बात यहाँ पर कानूनों की हो रही है। पूछा गया है, अगर राज्यों को चिट्ठी जारी की गई है तो ये पूछा जाना है, क्योंकि सरकार को, क्योंकि ऊपर बैठी केंद्र सरकार जवाब जानना चाहती है कि ये क्यों किया गया, क्योंकि ये उसकी जिम्मेदारी है कि कहीं मजदूरों के हितों से खिलवाड़ तो नहीं किया जा रहा है। ये एक बड़ी बात है। प्रदीप जी, मैं कहना चाहता हूं कि जो ये बार श्रम कानून को खत्म करने की बात की जा रही है, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि जो 38-40 कानून 35 खत्म किए गए हैं, 35 जब थे तो क्या मजदूर खुशहाल था? नहीं था। मैं प्रदीप जी बता दूं कि उस समय भी 8 घंटे अगर नौकरी जो अपनी मजदूरी करते थे उनको तनख्वाह नहीं मिलती थी, उनके पैसों को जो, क्योंकि तब अकाउंट में पैसे नहीं जाते थे,
अपने मैनुअली दिए जाते थे, इसलिए उसमें भी भ्रष्टाचार होता था। आज मजदूरों की चिंता करते हुए सरकार सीधे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर रही है, बीच के बिचौलियों को गायब कर रही है। कारोबार जो मालिक है वो उनके पैसे फाइल उसमें नहीं देता ना, बैंक में नहीं देता, सरकार तो देती है डीबीटी के माध्यम से, लेकिन कर्मचारियों को पैसा। जी, अब आप भी इस चीज को आगे भी कीजिएगा कि अगर आपकी जिनके भी अकाउंट हैं उनके पैसे अकाउंट में ही दिए जा रहे हैं, और सरकार ने कड़े नियम अभी भी बनाए हैं कि जो भी फैक्ट्री मालिक है उनकी भी जवाबदेही तय की गई है। अगर कोई भी इस तरीके की जब मजदूरों के हितों के साथ खिलवाड़ करेगा तो वो कंपनियों पे कार्रवाई होगी। मैं प्रदीप जी कहना चाहता हूं पवन जी की बात पे छोटा सा, पवन जी ने यह तो बता दिया कि हमारी सरकार ने विरोध किया तो योगी सरकार ने कदम पीछे खींचे, लेकिन आपकी बात का जवाब नहीं दिया कि जो महाराष्ट्र और पंजाब में हुआ है, हमारी सरकार इनकी प्रियंका गांधी की इनके कहने के मुताबिक बात सुन लेती है, लेकिन इनकी खुद की सरकार है प्रियंका गांधी की बात नहीं सुनती है। इसमें क्या बोलेंगे ये? पवन जी जवाब आप देना चाहेंगे? अमित त्रिपाठी सवाल पूछ रहे हैं आपसे कि आप लोगों ने संशोधन क्यों नहीं किया कानून में? देखिए, जो केंद्रीय कानून, जितने भी श्रम कानून बने हुए हैं ये लोकसभा से पास होकर बने हैं, और इसमें से 2-3 कानून छोड़कर सब लोकसभा से हैं, और उसमें एक टेक्निकलिटी अगर आप इसमें संशोधन करेंगे तो उसमें केंद्रीय सरकार का स्वीकृति मंजूर करनी होगी इनको अदालत में। इन्होंने क्या किया, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने कैबिनेट से प्रस्ताव पास करा के उसको आनंदीबेन राज्यपाल से पास करा के राष्ट्रपति आप अपने यहाँ भी बता दीजिए भाई, महाराष्ट्र और पंजाब की बात भी बता दीजिए। इसमें कानूनी अड़चने ना है, क्योंकि लोग इनकी सरकार प्रियंका गांधी की बात क्यों नहीं सुन रही है? प्रदीप जी बस इतना पूछना है। राज्यों के साथ वही बात लागू होगी। नहीं, अमित त्रिपाठी सवाल पूछ रहे हैं कि पंजाब और महाराष्ट्र में प्रियंका गांधी की क्यों नहीं सुनी जा रही है? सब राज्य सरकारें उसके साथ हैं। हाँ जी, आगे तो सुनी क्यों नहीं जा रही है? आपके मुताबिक योगी सरकार ने कदम पीछे खींच ली है। आप देखिएगा 2-3 दिन का आपकी कांग्रेस के उसमें, लेकिन कांग्रेस की प्रियंका गांधी के जो शासित राज्य हैं वहां पे प्रियंका गांधी राहुल गांधी की बातें क्यों नहीं सुनी जा रही? इसका जवाब दीजिए। कहां पीछे खींच लिए? प्रदीप जी बताइए इनको, कौन सा कानून बना दिया आपने? अमित जी बहुत से जो, अरे मैं आप बात प्रश्न पूछे तो जवाब तो सुने आप। जिन राज्य सरकारों ने, जहाँ पे केंद्र की सरकारें हैं, उन्होंने जहाँ पे इस तरह के कानून लागू किए उनको संशोधन करना पड़ रहा है, और संशोधन करेंगे। और मैं आपसे कह रहा हूँ अभी यूपी सरकार ने अगर संशोधन किया है, अभी 3 कानून को रोक कर बाकी सबको उन्होंने स्थगित कर दिया पुराने कर्मचारियों के लिए, तो ये आगे चल के इनको अभी बहुत से संशोधन करने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट और हमारे भारत का एक्ट भी इसमें लागू है। श्रम कानून जो एक्ट है वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत सोच समझ के इसको सोचना पड़ेगा। किसी भी तरह से शोषण सवाल सुन लीजिए, करना हो, कांग्रेस पार्टी लड़ती रहेगी। कांग्रेस पार्टी, पवन गुप्ता जी सवाल सुनिए। पवन जी सवाल सुन लीजिए। सवाल पवन गुप्ता जी, सवाल ये है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये नियम बना दिया है कि ये 12 घंटे का नियम सिर्फ नए श्रमिकों पर और नए फैक्ट्री मालिकों पर ही लागू होगा, पुराने पर ये लागू नहीं होगा। जहां जहां पर आपकी सरकारें हैं वहां पर इसको क्यों नहीं लागू किया जा रहा है? नहीं, ये नहीं बना है। कम से कम थोड़ी राहत तो मिल जाती। बना दिया है, बिल्कुल विचार हो रहा है, संशोधन हो रहा है, मेरे ख्याल में हो भी गया। आपने ध्यान नहीं दिया, उत्तर प्रदेश में कानून बन गया है। राज्यों में वो कोई बचेगा, उत्तर प्रदेश में इसका संशोधन हो गया है। नहीं, उत्तर प्रदेश में इन्होंने रिकमेंड कर दिया राष्ट्रपति जी, राष्ट्रपति को संशोधन रिकमेंड कर दिया है। कानून अभी बना नहीं, पास नहीं हुआ है। जब तक राष्ट्रपति से स्वीकृत होकर नहीं आएगा तब तक यह कानून नहीं लागू। रिकमेंड किया है, वो तो सभी को करना पड़ेगा। जैसे 3 संशोधन की इन्होंने सारे राज्य सरकारों को करना पड़ेगा, इसी तरह और भी सभी करना पड़ेगा, और तब उसमें होगा। अगर रिकमेंड करेंगे तभी तो कानून बनेगा। पवन जी, मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ कि प्रियंका गांधी की बात महाराष्ट्र और पंजाब की सरकारें क्यों नहीं सुन रही हैं? वहां पे मजदूरों के हितों की चिंता क्यों नहीं की जा रही है? आपके राजस्थान बॉर्डर पर जो उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूरों के ऊपर लाठियां क्यों बरसाई जा रही है? अरे आपसे कितनी बार मैं बार कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी की कांग्रेस की जितनी सरकारें हैं सबको सुनना पड़ेगा। प्रियंका जी की गांधी को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। हर हालत में उनको इम्प्लीमेंट को तभी तो मैं कह रहा हूं, कब सुनना पड़ेगा? वो समय कब आएगा? सिर्फ सुनना पड़ेगा से नहीं होगा ना, सुनिएगा कब? अरे अभी तत्काल सुनना पड़ेगा। ठीक है पवन गुप्ता जी,
राष्ट्रपति के अप्रूवल होने से सुनना पड़ेगा पहले, उससे पहले सुनना पड़ेगा, उससे पहले लागू करना पड़ेगा। पवन गुप्ता जी, उससे पहले ही जो पार्लियामेंट्री सवाल जी पवन, उस पर 16 लाख पर बाद में बात करेंगे। अभी सवाल यह है कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो लेबर की है उसने भी राज्यों को नोटिस जारी कर दिया है, 2 हफ्तों में जवाब मांगा है। जी हाँ, क्या कहेंगे आप? जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि जिनके पास किए कानून सीधे सीधे केंद्रीय कानून से टकरा रहे हैं, जो संभव नहीं हमारे देश में। हाँ, जो किसी कीमत पर संभव नहीं है। इनको वो कानून में संशोधन कर सकते हैं और ये पेंडिंग कर सकते हैं जो जिसका स्टैंडिंग कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, बात है कि इनकी लड़ाई लड़ने वाले संघों की आवाज सुनने की स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष ने साफ कर दिया है कि संविधान में निहित कानूनों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। हाँ, नहीं किया जा सकता, यही मैं कह रहा हूं। और अगर उल्लंघन किया गया, बहुत सोच समझ के कानून बनाए गए, तो अगर उल्लंघन किया गया तो मजदूरों का शोषण होगा। मैं सुरेश जी की बात से, शैलेश जी की बात से सहमत हूं, हर हालत में शोषण होगा, उस शोषण को रोकना होगा। वो कानून बनाने होंगे जिससे उद्योग धंधे चल सके, खाम खाम उनको परेशानी ना हो, श्रमिक संगठन उनको परेशान ना करें, हमारे उत्पादन व्यवधान ना आए। मगर इसके मतलब ये नहीं कि इसके बहाने के नाम पर शोषण करने लगे, ठेके पे कर्मचारियों को लेने लगे। ये सब करना अच्छा नहीं है। मैं भी अरे कम से कम आप अपने राज्यों में तो उसको ना लागू करवाते, फिर आप कह सकते थे ना। ठीक है, आएंगे पवन जी आपके पास दोबारा से। जी ठीक कर रहे हैं, ये अच्छी बात है कि आप सारी सरकारों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। एनके सिंह साहब का रुख करेंगे। एनके सिंह साहब जी 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 देखिए, ये जो एनके सिंह साहब जी सवाल ये है जी, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने नोटिस इश्यू कर दिया उन राज्यों को कि 15 दिन के अंदर जवाब दें कि संविधान में निहित कानूनों का उल्लंघन क्यों हो रहा है। देखिए, ये राज्यों की गलती है, क्योंकि श्रमिक कानून जो भी हैं वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के द्वारा बनाया सकते हैं, लेकिन राज्य सरकार तभी बना सकती है जब केंद्र सरकार से उसकी अनुमति हो जाए। कॉन्करेंट लिस्ट में है जी, कॉन्करेंट लिस्ट में है, इसीलिए उस पर राज्य सरकार अपने आप से कानून नहीं बना सकती। केवल कुछ कानून ऐसे हैं जैसे मिनिमम वेजेस का है, उन पर निर्णय कर सकती है। तो राज्य सरकार की गलती है, उसको पहले केंद्र सरकार से पूछना चाहिए था, इसीलिए उन्होंने नोटिस जारी किया है। मैं इसके अलावा भी कुछ कहना चाहूँगा कि जो जितने कानून हैं वो बहुत पुराने और बहुत सोच समझ के बनाए गए हैं। उन कानूनों में संशोधन तो नहीं, लेकिन उनको इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत है। जैसे 38 कानून है, 38 कानून को मिलाकर आप इंटीग्रेटेड लेबर लॉ बना दीजिए, और उसके साथ ही जितने आपको फॉर्म भरने पड़ते हैं, हर एक में आधी चीज़ें एक ही होती हैं, उनकी जगह भी एक इंटीग्रेटेड फॉर्म होना चाहिए। उसी के आधार पर श्रमिकों को भी हमें ये ध्यान रखना है कि उनकी सारी सूचनाएं एक जगह और एक दूसरे तालमेल खाती हुई आनी चाहिए। एक जगह दूसरी सूचना आती है, दूसरी सूचना आती है, इससे भी कन्फ्यूज़न होता है। तो हमें काफ़ी सुधार की ज़रूरत है, लेकिन उसमें हमें श्रमिकों का ध्यान रखना पड़ेगा। वर्तमान में श्रमिकों को अपनी जगह लाना, श्रमिकों को श्रमिक के रूप में बनाना, ये बहुत ज़रूरी है। चूँकि जो श्रमिक पलायन कर गए हैं, चले गए हैं, अगर आप वास्तविकता उनसे पूछें तो वो कसम खा के और बड़े भद्दे शब्दों का इस्तेमाल करके कहते हैं कि मैं वापस कभी नहीं जाऊँगा और इस काम में कभी नहीं लगूंगा। तो उनकी हमें मानसिकता और रखते हुए श्रमिकों को कानून बनाने पड़ेंगे और उसमें सुधार करना पड़ेगा। केंद्र सरकार नहीं, लेकिन मजबूरी है कि आखिर वो करेंगे तो क्या करेंगे? नहीं, इसके लिए बिल्कुल मजबूरी है कि पेट के लिए तो उनको काम करना ही पड़ेगा। नहीं, पेट के लिए काम करना पड़ेगा। अब हमें अपनी पूरी आर्थिक दशा पर पुनर्विचार करना होगा कि हमें औद्योगिकरण पर कितना ध्यान देना है, कृषि पर कितना ध्यान देना है, उद्योगों में इंडस्ट्री सर्विस बिजनेस पे कितना ध्यान देना है, उनकी वर्किंग कितनी करनी है, इन सब पर गहन रूप से विचार करना होगा। अगर प्राइम मिनिस्टर की कल की हम जो उन्होंने भाषण दिया उस पर विचार करेंगे तो हम उस पर गहनता से बताएंगे आपको कि हमें किन किन चीज़ों पर ध्यान देना है, कितना 20 लाख करोड़ का जो बात किया गया है उसमें क्या क्या मिलेगा और कैसे देना चाहिए। इसे बहुत गहन विचार किया। हम बाद में चर्चा करेंगे, बिल्कुल उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। जी आएंगे आपको। शैलेश जी करो। शैलेश जी, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने नोटिस जारी कर दिया राज्यों को कि 15 दिन के अंदर जवाब दे। क्या लगता है कि अभी आपकी उम्मीदें पूरी तरीके से मरी नहीं है, उम्मीदें जवां हैं अभी तक? सर उम्मीद तो कहीं ना कहीं से सर उम्मीद तो है ही है,
लेकिन सर उसके अलग मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि सरकार ने सर प्राइवेटाइजेशन के तहत निजीकरण जो है सरकारी जितने विभाग थे सब खत्म कर दिया है और उन्होंने सब जो है निजीकरण को जो है वो सब निजीकरण कर दिया। सरकारी जितनी भी सर्विसेज थी वो सब खत्म कर दी गई है। मैं सीधे सीधे लफ्जों में ये कहना चाहता हूँ कि जो भी श्रमिक है, जो भी जो है आउटसोर्सिंग के माध्यम से, जो भी निजीकरण के माध्यम से जो भी लोग रखे जाए, उनको पूरी तरीके से सोशल सिक्योरिटी दी जाए। उनको रखा जाए तो उनको इस नियम के तहत रखा जाए कि उनको ऐसे ही कोई जितनी जल्दी हटा नहीं सकता है। उनको सही समय से उनको कितना वेतन मिलना चाहिए वो निर्धारित हो, जो कि जो है उनके पूरी तरीके से उसका एक एक्ट बने। जो पहले जो एक्ट बने थे उसको पूरी तरीके से लागू नहीं किया गया। मैं तो पुनः यही बात को कहना चाहूंगा कि सरकारी सर्विसेज सब बंद कर दी गई है। मैं लखनऊ के अंदर रहता हूँ, लखनऊ के अंदर चाहे बापू भवन हो, चाहे विकास, चाहे जो है विधानसभा हो, विधानसभा के अंदर आज ही 4th क्लास के जितने कर्मचारी है सबका बहुत ही भारी मात्रा में शोषण हो रहा है। मैं आपसे बताना चाहूंगा, मैं विधानसभा के अंदर जहां पर मुख्यमंत्री बैठते हैं, बाबू भवन जहां भी मुख्यमंत्री बैठते हैं, जहां पर जो है पूरे आला अधिकारी जो बैठते हैं, उनकी नाक के नीचे वहां के कर्मचारियों को ना वेतन मिलता है, ना उनकी कोई सोशल सिक्योरिटी है। अगर वो आते जाते मर जाते हैं तो उनको किसी नहीं, वो तो सरकारी कर्मचारी नहीं होंगे ना, वो तो प्राइवेट कर्मचारी होंगे। मैं ये कहना चाहता हूं, प्राइवेट कंपनियां उनको स्पॉन्सर करती है ना, कंपनियां उनको स्पॉन्सर करती है। तो जो मतलब जो जिनके माध्यम से स्पॉन्सर उनको किया जा रहा है सर, उनका कुछ दायित्व बनता है कि नहीं बनता है? ये बात ठीक है, सर उनका दायित्व बनता है। मैं पुनः इस बात को कहना चाहूंगा कि सर नियम लागू करने की बात कही जा रही है। कर्मचारियों को जो है कैसे सेट किया जाए, नए कर्मचारियों को लागू किया जाए, उन पर ना लागू, सर ये सब बातें अपनी जगह है। ठीक सर, सरकारी सर्विसेज सब खत्म हो गई है। अगर मैं ये चाहता हूँ कि अगर श्रमिकों को रखा जा रहा है आउटसोर्सिंग के माध्यम से, टेगा के माध्यम से अगर रखा जा रहा है तो उनको पूरी सुरक्षा दी जाए, उनका मिनिमम बेस दिया जाए, उनको सुरक्षा दिया जाए, उनको किसी प्रकार की कोई शिकायत ना हो। ठीक है सुरेश जी, आपका फाइनल कमेंट क्या कहेंगे आप? पार्लियामेंट्री कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी ने नोटिस जारी कर दिया राज्यों को, क्यों अभी ये चल रहा है मामला, और राज्य ये भी कह दिया है कि विधानसभा से भी इसको पारित करवाना होगा। प्रदीप जी, बिल्कुल केंद्र सरकार की पार्लियामेंट कमेटी है, उन्होंने बिल्कुल सही राज्यों को नोटिस जारी किया है कि कम से कम श्रमिक कानून आपने संशोधन किया है, कोई नए नियम बनाए हैं, उनकी एक रूपता है कि नहीं है, श्रमिक हितों के लिए है कि नहीं है, जो श्रमिकों की कैटेगरी है उसके अनुसार आपने फॉलो किया कि नहीं किया है, अब तक उसके पहले के कानूनों में क्या उसका फॉलो किया है, क्या उसके अंतर्गत जो आपने संशोधन किया उसमें क्या क्या नियम बनाए गए, वो पार्लियामेंट कमेटी जब पूरी तरीके से समझ लेगी उसके बाद ही राज्यों को हरी झंडी देगी, क्योंकि केंद्र सरकार समझ रही है जी। कल प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छी बात कही थी प्रदीप जी, मैं बताना भी चाहता हूँ। उन्होंने कहा आत्मनिर्भर बनिए और लोकल से वोकल, लोकल शब्द कह दिया है। लोकल का मतलब है अगर हम लखनऊ में रहने वाले हैं, ठीक है, लखनऊ में कोई फैक्ट्री या उद्योग लग रहा है तो वो निश्चित रूप से हम उस आसपास के लोगों को रोजगार देंगे, ताकि हम श्रमिकों को या वहाँ के कर्मचारियों को बाहर जाना न पड़े, जिस तरीके से भगदड़ इस कोरोना काल में मची हुई निश्चित रूप से। लेकिन एक और उदाहरण प्रदीप जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ तक श्रम कानूनों की बात है, श्रमिकों की बात है, एक छोटा सा एग्जाम्पल है प्रदीप जी। यहाँ अनीता भटनागर लेबर सेक्रेटरी थी और योगी सरकार जी के कार्यकाल में ही थी, उन्होंने एक छोटी सी योजना लागू की थी कि समय कम है बच्चों के लिए और श्रमिकों के लिए जी 10 रुपए और 8 रुपए में भरपेट भोजन, उन्होंने योजना शुरू की और वो योजना मुश्किल से 1 महीने चली होगी और वो योजना अंतर्गता समाप्त हो गई। इस तरीके से श्रमिकों का हित और श्रमिकों का भला किया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जो नियम कायदे कानून बनाए गए थे 8 राज्यों में कि श्रमिकों के काम करने के घंटे 8 घंटे से बढ़ाकर के 12 घंटे कर दिए गए थे, उसमें तमाम राज्य, उत्तर प्रदेश से लेकर के महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, गोवा, तमाम राज्य थे। लेकिन अब उत्तर प्रदेश ने इसमें 2 संशोधन कर दिए हैं उत्तर प्रदेश की सरकार ने, कि अब जो पुराने श्रमिक हैं और जो पुराने फैक्ट्री हैं वहां पर पुराना नियम ही लागू होगा। ये एक बड़ी राहत की बात है, क्योंकि ये कहा गया सब, जैसा मैंने पहले भी कहा कि ये श्रमिक और उद्योगपति दोनों एक ही रेलगाड़ी के 2 पहिए हैं। अगर एक को पंप किया गया, एक को बढ़ाया गया और दूसरे को कमजोर किया गया तो रेलगाड़ी खड़बड़ा करके गिर जाएगी और आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसलिए हमें दोनों का ख्याल रखना पड़ेगा और देखना होगा कि अंत में इस पर क्या फैसला होता है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की सरकार ने काफी राहत दे दी है, बाकी के राज्य क्या करेंगे ये देखना दिलचस्प होगा। इस कार्यक्रम में इतना ही, आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुद्दा एक, बहस एक, नतीजा क्या होगा? कोरोना से तो बचेंगे, पर तरीका क्या होगा? अड़ी का मंच, कोरोना पर जबरदस्त पंच। देश के दिग्गज बताएंगे वायरस को कैसे हराएंगे। अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। शाम 6 बजे TV9 भारतवर्ष।